हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम सीटी सबकी जारी हो चुकी है, सभी ने देख लिया है। अब किसी पेपर 7 को किसी पेपर 8 को है। हम सीटेट के लेवल है लेवल 2 दोनों को देखते हुए सीडी पे का प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आ रहे हैं, जो पेपर ओरिएंटेड है, जिसका प्रयास रहता है कि पेपर में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन सेम मैच करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, चलते बिना टाइम खराब करते हुए सीधे क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास व्यक्तिगत होता है, विकास पूर्ण रूप से वंशानुगत द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर डी, विकास पूर्वानुमान योग्य होता है लेकिन इसकी गति अलग अलग हो सकती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक 4 वर्ष का बच्चा यह मानता है कि चांद जिंदा है। उसकी भावनाएं हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे की यह सोच किस अवस्था को दर्शाता है। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे अपने प्रयासों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, वैक्सों या अधिक क्षमता वाले साथी द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सीखने में बच्चे की सहज क्षमता। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सीखने के लिए उपकरणों का उपयोग। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्सों या अधिक क्षमता वाले साथी द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता। चलते अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथा नंबर आपका, बच्चों को समस्या हल करने में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। क्या, बच्चों को समस्या हल करने में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। तर्क क्या है इसका, समस्या हल करने में से उनकी आलोचनात्मक सोच और सृजनात्मकता का विकास होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। केवल वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा, निरंतर व्यापक, जो बच्चे की प्रगति को कई तरीके से दर्शाए। ऑप्शन नंबर सी, केवल ज्ञानात्मक पहलुओं पर आधारित है। और ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ अंक देने पर केंद्रित है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर और व्यापक, जो बच्चे की प्रगति को कई तरीके से दर्शाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सही बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी दिया गया है, बच्चों की विविध जरूरतों को समझना और उनके अनुरूप शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। ऑप्शन सी दिया गया है, दिव्यांग बच्चों को अलग से बैठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ध्यान देना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विविध विविध बच्चों की जरूरतों को समझना, उनके अनुरूप शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सबसे उपयुक्त है। बताइए इसका ऑप्शन नंबर दिया, विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी, विकास पूरी तरह से पर्यावरण का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता पर्यावरण के बीच एक जटिल निरंतर अंतःक्रिया होती है जो विकास को प्रभावित करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास आनुवंशिकता पर्यावरण के बीच एक जटिल प्रक्रिया है जो निरंतर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, गणितीय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे बच्चे को किस अधिगम अक्षमता की संभावना हो सकती है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, वाचाघात। बताइए इसमें क्या होगा उत्तर इसका। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसकैल्कुलिया। क्या होगा, डिसकैल्कुलिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, स्पीयरमैन के जी कारक समान बुद्धिमत्ता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए, एक विशेष क्षमता जो विशेष कार्य क्षमता में मदद करती है। ऑप्शन बी दिया गया है, शाब्दिक क्षमता। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, एक समान क्षमता जो संज्ञानात्मक कार्य में शामिल होती है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सामाजिक बुद्धिमत्ता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान क्षमता जो सभी संज्ञानात्मक कार्य में शामिल होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अभी कथन दिया गया है, कक्षा का उद्देश्य बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए। कक्षा शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए, न कि केवल परीक्षाओं के लिए। तर्क क्या है? वास्तविक जीवन की चुनौतियों को सामना करने के लिए ज्ञान, कौशल, मूल्यों का विकास परीक्षा के से अच्छे अंक लाने से नहीं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी से। 10 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, सामाजिकरण की द्वितीय एजेंसी कौन सी है? परिवार, पड़ोस, विद्यालय, दोस्त। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय और मीडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर पर एक व्यक्ति किस आधार पर नैतिक निर्णय लेता है? सजा और पुरस्कारों से बचने के लिए, सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं का पालन करने के लिए, व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर, स्वार्थ के आधार पर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन में बी, सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं का पालन करने के लिए। क्या होगा ऑप्शन में बी। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे अपने ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं? व्यवहारवाद, मनोगत्यात्मक सिद्धांत, रचनावाद, मानवतावाद। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रचनावाद। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 पर। क्वेश्चन 14 दिया गया है, शैशवावस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तार्किक सोच का विकास। ऑप्शन भी दिया है, तीव्र शरीर विकास और संवेदी पेशी क्रियाएं। ऑप्शन में सी दिया गया है, अमूर्त सोच का विकास। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सामाजिक संबंधों का विकास। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा तीव्र शारीरिक विकास और संवेदी पेशी क्रियाएं। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर 15 पर। क्वेश्चन 15 का कथन दिया गया है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा में हर बच्चों की जरूरतों को समझता है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा में हर बच्चों की जरूरतों को समझता है। तर्क क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है और बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16 दिया गया है, प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकीय ज्ञान पर। ऑप्शन नंबर बी, केवल करके सीखने पर। ऑप्शन नंबर सी, रट्टा मारने पर जोर। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक केंद्रित ज्ञान प्रदान करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करके सीखने पर। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 दिया गया है, कक्षा में लिंग कक्षा में लिंग रूढ़िवादिता को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, लड़के और लड़कियों को अलग अलग काम देकर। ऑप्शन बी दिया गया है, लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करके और उन्हें हर तरह की भूमिकाओं और कार्यों में शामिल करके। ऑप्शन सी दिया गया है, लड़कियों को सिर्फ नरम विषयों को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन में डी दिया गया है, लड़कों को सिर्फ तकनीकी विषयों को प्रोत्साहित करके। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन में बी, लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करके उन्हें हर तरह की भूमिकाओं और कार्यों में शामिल करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक बच्चा जो स्कूल में अच्छे निष्पादन के लिए मेहनत करता है क्योंकि उसके माता पिता उसकी तारीफ करते हैं, यह किस प्रकार की प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, स्वाभाविक प्रेरणा, गैर प्रेरणा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा?
इसका उत्तर होगा बी, बाह्य प्रेरणा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 पर। क्वेश्चन 19 दिया गया है, जब एक बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के आधार पर समझता है। कैसा? जब एक बच्चा अपने नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के आधार पर समझता है और उसमें सुधार करता है, तो जीन पियाजे के अनुसार इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समावेशीकरण, ऑप्शन नंबर बी समायोजन, ऑप्शन नंबर सी संतुलन। बताइए, इसका उत्तर उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समावेशीकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 पर। क्वेश्चन 20 दिया गया है, शिक्षा बच्चों को ज्ञान का निर्माण बनाने शिक्षा बच्चों को ज्ञान का निर्माता बनाने पर केंद्रित होनी चाहिए। तर्क क्या है? बच्चे सक्रिय रूप से अपने अनुभवों और अंतःक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, न कि इसे निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन में दिया गया ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन में बी दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर गलत है, आर सत्य है, ए गलत है। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 पर। क्वेश्चन 21 दिया गया है, शैक्षिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को अच्छी नौकरी के लिए तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों में पूर्ण विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी उन्हें सामाजिक नियमों का पालन करना सिखाना, ऑप्शन नंबर डी उन्हें सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान देना। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बच्चों में पूर्ण विकास को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या है? किसकी? मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या है? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या है? ये बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 से लेकर 12 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार वर्गीकृत करना, ऑप्शन बी है सीखने में बच्चों की कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाना, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षक की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करना, ऑप्शन में डी दिया गया है पाठ्यक्रम की प्रभावकारिता का पता लगाना। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सीखने में बच्चों की कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, बच्चियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने से समाज में क्या परिवर्तन आ सकता है? ऑप्शन में ए केवल सरकारी नौकरी बढ़ेगी, ऑप्शन में बी सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास में वृद्धि होगी, ऑप्शन में सी लड़कियां सिर्फ अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी, ऑप्शन में डी शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक विकास में वृद्धि होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, एक शिक्षक को अपने बच्चे को अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ सिखानी चाहिए। तर्क क्या है? बच्चे को विभिन्न रणनीतियाँ सिखाने के से उनकी सोच में लचीलापन आता है और वे नई परिस्थितियों के अनुरूप ढल सकते हैं। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? ज्ञान प्रदाता के रूप में, ऑप्शन बी अधिगम के लिए एक सुविधामूलक और मार्गदर्शक के रूप में, ऑप्शन में सी दिया गया है अनुशासन बनाए रखने वाला, ऑप्शन में डी मूल्यांकनकर्ता के रूप में। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा 26 नंबर का? इस 26 नंबर का उत्तर होगा अधिगम के लिए एक सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक के रूप में। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 दिया गया है, जब पुराने सीखे हुए का नए सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे क्या कहते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, अनुकूलन। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से 27 नंबर का? यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें
अब वीडियो को लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य स्थानांतरण। आप चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही बच्चों को एक ही गति से पढ़ाना चाहिए, शिक्षा के विविध तरीकों अनुभवों को अपनाना चाहिए, कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और तेज बच्चों को नज़रअंदाज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सही बच्चों से एक ही तरह के परिणामों की अपेक्षा करनी चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के विविध तरीकों अनुभवों को अपनाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन 29 दिया गया है, शिक्षा में खेल कूद और शारीरिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है। किसमें? शिक्षा में खेल कूद और शारीरिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है। तर्क क्या है? खेल कूद बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक विकास में भी मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन 30 दिया गया है, एक शिक्षक बच्चों को सीखने के दौरान फीडबैक देता है। एक शिक्षक बच्चों को सिखाने के दौरान फीडबैक देता है और उन्हें सुधार करने के लिए अवसर प्रदान करता है। यह किस प्रकार के मूल्यांकन का उदाहरण है? योगात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन है, मानक संदर्भित मूल्यांकन है, कसौटी संदर्भित मूल्यांकन है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन में बी, रचनात्मक मूल्यांकन है। कौन सा? रचनात्मक मूल्यांकन है। यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिया है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।